चलो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी के और पी ब्लॉक एप्लीकेशन का इसका हम लोग थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। इसमें नेचर ऑफ ओवरलैप और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को हम लोग सीखते हैं। चलो आगे। नंबर तो कुछ नहीं दिए हैं, नंबर नहीं दिया ना। नेचर ऑफ ओवरलैप एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कितने तरह के बॉन्ड होते हैं? जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो कितने तरह के बॉन्ड होते हैं? सिग्मा, क्या बोलते हो? एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। आवाज जा रही है पीछे ना? दूसरा बॉन्ड का टाइप पाई बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड का टाइप डेल्टा बॉन्ड। हालांकि बॉन्ड्स और भी टाइप के होते हैं। हाँ, फाइव, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं, पाई को हम लोग पाई के सिंबल से दिखा देते हैं, डेल्टा वाला इस तरह से दिखाते हो, और फाई बॉन्ड ये दिखाते हो। ठीक है। मेनली हम लोगों को पढ़ना होता है सिग्मा और पाई। एक आध एग्जाम्पल कभी कभार किस चीज का आ जाता है, डेल्टा वाले का आ जाता है, लेकिन फाई अपने स्कोप से पूरे तरीके से बाहर है। आप सिग्मा का फॉर्मेशन कैसे कराते हैं जल्दी से बता दीजिए। जब दो ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप करते। पाई का फॉर्मेशन कैसे कराते हो लोग? जब लैटरल ओवरलैप होता है। और डेल्टा का फॉर्मेशन, रुक जाइए, डेल्टा का फॉर्मेशन तब होता है, नहीं, दो ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाता है, छप जाता है, लेकिन दोनों ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के होने चाहिए। समझ गए? दो ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज, जैसे एनएंसियोमेरिज्म पढ़ते हैं ना, तो सुपर इंपोज कर जाए, लेकिन दोनों ऑर्बिटल क्या होने चाहिए? हाई एनर्जी के। तब जाके कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा बॉन्ड बनेगा। रो रही हो? नहीं, पिटाई लगा रोती भी नहीं हो तो फिर तुम क्यों उदास हो? देखो ये सबको, ये लोग सब पिटाई लगने पर हंस रही है। हाँ, अच्छा 4 लग गया। अच्छा टेंशन नहीं लेना, 2 समोसा एक्स्ट्रा खिला देना तुम हमको। तुम तो झगड़ोगे घर जा करके। अच्छा तुम एब्सेंट में, तो तुम इससे होमवर्क तो पूछे नहीं। हाँ, ये वर्ड्स नहीं था, वो हम समझ गए थे। ये बोली होगी कि सर क्या पढ़ाए हैं। अच्छा बस नोट्स दे दो। ओ, लेकिन तुम बहुत ईमानदार दोस्त हो, तुम बताए नहीं कि होमवर्क क्या दिए हैं सर। ऐसे ऐसे दोस्त बेटा मिल जाए ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? ध्यान से, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय एक्सियल ओवरलैप, या इसी को क्या बोलते हो? इंड टू इंड ओवरलैप। इंड टू इंड ओवरलैप, या इसी को और एक नाम बोलते हो फेस टू फेस ओवरलैप। क्या बोलते हैं? फेस टू फेस ओवरलैप, या एक नाम और होता है हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप तो अलग अलग नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही है। तो एक्सियल ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का यही फॉर्मेशन होता है। कैसे? लैटरल ओवरलैप, या फिर इसी को क्या बोलते हैं आप? साइडवेज ओवरलैप। किससे? साइडवेज ओवरलैप। और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ओवरलैप ऑफ सुपर इंपोजिशन ऑफ 2 हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स, डी एंड एफ। ओवरलैप ऑफ सुपर इंपोजिशन
मतलब एक दूसरे के ऊपर ऑर्बिटल जाके छप जाता है, सुपरइम्पोजिशन ऑफ हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। हाँ डेफिनेटली सेम रहेगा, तभी तो वो सुपर इम्पोज कर पाएगा, नहीं तो सुपर इम्पोज हो ही नहीं सकता। हाई एनर्जी डी और एफ ऑर्बिटल्स। एटम का तो छोटे एटम में डी और एफ आएगा कहां से? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हाई टू सी एंड 8 में। फिर से सोचिए, आपका ये कहना है कि सर पाई बॉन्ड इसीलिए कमजोर होता है क्योंकि लार्ज साइज का एलिमेंट, सॉरी जो एलिमेंट बनाता है उसका ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, यही ना? तो इससे क्या कनेक्शन है डेल्टा बॉन्ड को? हाँ दिक्कत क्या है सोचिए, दोनों बड़ा होगा ना, तो सुपर इम्पोज को उससे प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, एटॉम के साइज से उसको कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि आप अगर सामने से ओवरलैप करेंगे तब आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, साइड से करेंगे तब आपका साइज उसको अफेक्ट करेगा, जब सुपर इम्पोज ही करना है। हाँ तो चलिए, अब यहां से हमारा सिग्मा बन गया, ये पाई बन गया, ये डेल्टा बन गया, फाइव को छोड़ दे रहे हैं। अब आ जाइए, हमारे पास तीन सेगमेंट है, एक सेगमेंट है सिग्मा के लिए, एक सेगमेंट है पाई के लिए, और एक सेगमेंट है डेल्टा के लिए, ठीक है। आइए, सिग्मा में आप मान लीजिए कि ये वाला ऑर्बिटल आपका लोग ओवरलैप कर रहा है इस तरह से, यही कर रहा है। पाई में यही चीज लेटरल साइड से। पाई के ओवरलैपिंग का कम होने का क्या रीजन है? साइडवेज ओवरलैप के कम होने का क्या रीजन? क्यों वो कम होता है ओवरलैप? आप बोलते हैं ना कि पाई बॉन्ड कमजोर है, न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करता हो, न्यूक्लियस सामने आ रहा, ठीक है, तो पाई का ओवरलैप ये कम है इस वजह से, ठीक है, यही ओवरलैप वाला एरिया है ये। नहीं ये सब कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन अरे छोटू अभी वो सब छोड़िए ना, वो सब बहुत सारा पढ़ेंगे कि बिना सिग्मा बने भी पाई बन सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि बिना सिग्मा बने पाई नहीं बन सकता क्योंकि सिग्मा की एनर्जी लो होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना है कि कोई भी पहले वो बॉन्ड बनाएगा जिसकी एनर्जी लो है, तो यही पॉइंट है बस, और कुछ पॉइंट नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार बिना सिग्मा बने इसलिए पाई नहीं बन सकता। तो या तो आप इस तरह से बनाते हैं या डी ऑर्बिटल वाला भी लेते हैं। आपको समझ में आया? सब साइडवेज ओवरलैप का ही टाइप है ना। ये कौन सा है? पी पाई, और ये कौन सा है? एक ऑर्बिटल के पास डी है और दूसरे के पास, तो ये कौन वाला हुआ? पी पाई डी पाई, और ये वाला क्या हुआ? डी पाई। हाँ डेफिनेटली इन तीनों में अगर सबसे स्ट्रेंथ में बोले तो डी पाई डी। अब सिग्मा में सिग्मा पाई, अब डेल्टा में आ जाइए। डेल्टा हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल सुपर इंपोज करेगा, तो मान लो ये वाला ऑर्बिटल है, सुपर इंपोज कराने के लिए आपको एक दूसरे के ऊपर लाना पड़ेगा ऑर्बिटल्स को। लो साइड से आप अगर ले गए गलती से तो पाई बन गया, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको ऐसे लेके चले गए तो पाई बन गया, अगर नीचे से लेके गए तब भी पाई बन गया। तो डेल्टा बनाने के लिए इसको ले जाके छाप देना होगा। तो आप इसमें देखिए ठीक से, ये वाला लोब इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला लोब इससे करेगा, ये वाला लोब इससे करेगा, और ये वाला लोब इससे करेगा। यही ना सुपर इंपोजिशन हुआ। तो इससे क्या बनेगा? डेल्टा डी डी बॉन्ड। अच्छे समझ गए? तो आपको एक तरह का क्वेश्चन क्या रहता है कंपटीशन में, आपको ओवरलैप दे करके ये पूछा जाएगा
ये बोल करके कि ये और ये इस एक्सिस पर ओवरलैप कर रहा है तो इससे कौन बॉन्ड बनेगा। तो आपको बस यही उसमें चेक करना है। नहीं समझ में आया? जैसे आपसे पूछेगा कि पी एक्स एक्स एक्सिस पर है तो क्या बनेगा, डी एक्स वाई वाई एक्सिस पर है तो क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई एक्स एक्सिस पर है तो क्या बनेगा, इस तरह की चीजें। तो सब में चेक क्या करना, क्या चेक करना, सामने से आ रहा है, साइड से आ रहा है, या सुपर इम्पोज करना, सब में यही चेक करना। डेल्टा वाले, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। तुम एस को एस के ऊपर सुपर इम्पोज करो, एक्सियल हो जाएगा। दो एस कहीं से भी आएगा तो क्या होगा, एक्सियल ही ना होगा। दो पी को सुपर इम्पोज करो, कहीं से लाओ, लेटरल हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों तो बना ही नहीं सकते हैं डेल्टा बॉन्ड। तो हाई एनर्जी वाला इसलिए रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हाई एनर्जी वाले में दोनों ओरिएंटेशन पॉसिबल है, साइड से भी और सुपर इम्पोजिशन। समझ में आया छोटू? तो चलिए अब हम लोग बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद, मतलब ओवरलैप को देखने के बाद ये समझ रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा या वीक बॉन्ड। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरी बीच में है, और ये एक्सिस है। ध्यान से सुनिएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा बीच में फंसा हुआ है, स्टक है ना, तो यहां पे ये पॉइंट को अच्छे से लिख दिया जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी strongly held in between the nuclei। दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या है, काफी स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। यहां पे कौन सा बॉन्ड के लिए हम लोग लिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो काफी स्ट्रांगली हेल्ड है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस की क्या है, बीच में है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में नेगेटिव चार्ज, इसलिए स्ट्रांगली हेल्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर मैक्सिमम, यही कारण है कि आप बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रांग। सो सिग्मा बॉन्ड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या कम, कम, और रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या कम, कम, एनर्जी कम है तो रिएक्टिविटी कम हो गई इसकी। अब आइए रिलेटिवली, हाँ एक पॉइंट, आप ये बात समझ रहे हैं कि चूंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में फंसी हुई है, इसीलिए दोनों न्यूक्लियस को जैसे घुमाएंगे वैसे घूमेगा पूरा इलेक्ट्रॉन भी। कुल्फी 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 में क्या है, आपका कुल्फी स्टिक में फंसा हुआ, इसीलिए आप जैसे जैसे कुल्फी को घुमाएंगे, स्टिक घुमाएंगे, कुल्फी भी घूमेगा। दिस इज कॉल्ड इन केमिस्ट्री फ्री रोटेशन। इसलिए आप सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन कराते हैं, हाइपर कंजुगेशन करवाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी के कारण लो, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई फॉर्मेशन में, तो एनर्जी जब ज्यादा रिलीज हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया कि सिग्मा बॉन्ड को अगर अपन चाहें तो बड़ा आराम से क्या कर सकते हैं, तो इसका फ्री रोटेशन हो गया। अच्छा क्यों हुआ फ्री रोटेशन, ये समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस के बीच में फंसा हुआ, तो स्टेबली हेल्ड है, नहीं बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है, तो जिधर हम घुमाएंगे वो आप बड़ा आराम से क्या कर जाएगा, लोग रोटेट कर जाए। अब आइए इधर इस तरफ चलते हम लोग पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन पर। अब अभी फिलहाल डेल्टा भी छोड़ दिया गया, डेल्टा को भी बाद में देखें। डेल्टा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि वीक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, चारों लोब्स ओवरलैप कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा डेल्टा। देखिए सिग्मा से डेल्टा की स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं की जाती, कुछ सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, कुछ डेल्टा स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी अगर इन जनरल बात किया जाए तो डेल्टा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है सिग्मा बॉन्ड से, अगर बहुत सामान्य भाषा में बात किया जाए। इसीलिए ज्यादातर मेटल और मेटल के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो मेटल प्रेफर करता है पहले डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करना।
समझ गए? जैसे बहुत सारे लोग आपसे वाद विवाद करेंगे, खूब टीचर लोग ऑथर सब अंत अंत लिखते रहते हैं फालतू चीज। Mn2CO होल 10 में MnMn सिंगल बॉन्ड, तो लोग लिखते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड। CO2CO होल 8 में CO सिंगल बॉन्ड है, तो लोग लिखते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड है। खूब ऑथर सब आपस में इसको सिग्मा लिखते हैं, ये गलत है। कैमरा है सामने, नाम नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो किताब आप पढ़ाते हैं बनाते हैं उसमें भी वही हिसाब किताब है। इसीलिए इस चीज को अवॉइड कीजिए। मेटल और मेटल के बीच का बॉन्ड का नेचर एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करता है, लेकिन हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर डी ब्लॉक का मेटल है और उसके पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो प्रिफरेबली सिग्मा की जगह वो डेल्टा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बनाना पसंद करेगा। चलो आ जाओ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ले तो लिए किताब वाले का, अब पाई के फॉर्मेशन पर आ जाओ। तो पाई का बॉन्ड जो हुआ, इलेक्ट्रॉन, देखिए ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पोलराइज किया ना, मतलब ये ऐसे ओवरलैप, अब न्यूक्लियस पोलराइज कर रहा है, यही कारण है कि वो ऐसा शेप ले लिया। इसमें इलेक्ट्रॉन है हमारा, और ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच फंसा हुआ है? तो आप इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मच लेस फॉर्मली हेल्ड, काफी धीरे से पकड़ा हुआ है बाय द न्यूक्लियस, और उस बीच में तो है ही नहीं, एंड डीलोकलाइज अबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे, किसके? द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे। क्या है ये? डीलोकलाइज्ड है, कहीं से भी बीच में नहीं है। इसीलिए अगर आप इसके न्यूक्लियस को पकड़ के घुमाना चाहेंगे तो बॉन्ड रप्चर कर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं है तो घूमेगा कैसे। इसीलिए इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, जैसे ही पाई बॉन्ड आता है तो आप रोटेशन को स्टॉप कर लेते हैं, कॉन्फर्मेशन वगैरह में आप खूब अच्छे से एग्जांपल करते हैं। और जब पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिग्मा है, तो आप रोटेट करके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एटम्स इन अ प्लेन उसको बढ़ा घटा लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए, तो पाई बॉन्ड इस तरह से रिलेटिवली क्या है, स्ट्रॉन्गर या वीकर? रिलेटिवली, क्योंकि कम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है ना, वीकर बॉन्ड हुआ और पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा हो गई। इसलिए वैसे मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड है वो रिलेटिवली ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं रेदर देन जिसमें पाई नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई बोलता है बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है कि मीथेन, तो आप तुरंत बोलते हैं बेंजीन है, पाई के कारण। अब N2 का केस वो अलग केस है। N2 के केस में क्या है, देखो अच्छे से ध्यान से सुनो। बेंजीन अपने डेरिवेटिव्स फॉर्म कर लेते हैं अपने पाई की वजह से, लेकिन N2 का केस अलग है। N2 अपने आप को किसी से रिएक्ट करने के लिए उसको N एटम में आना पड़ेगा और उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है। तो N2 में पाई बॉन्ड है, इसलिए N2 रिएक्टिव हो जाए, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? ये डेरिवेटिव नहीं बना सकता ना, डेरिवेटिव नहीं बना रहा ना N2, बेंजीन की तरह डेरिवेटिव नहीं तैयार कर रहा है, ये डेरिवेटिव नहीं बनाना, इसको रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाना है। तो नया प्रोडक्ट तब बनाएगा जब मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, एटम बनेगा, दूसरे एटम से कंबाइन होगा, तब ना नई चीजें बनेंगी। इसीलिए N2 में ऐसा नहीं कह सकते हो कि पाई बॉन्ड, इसलिए N2 शुड बी हाईली रिएक्टिव, उसका बॉन्ड क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग। क्लियर हो गया? चलो, बॉन्ड एनर्जी से जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। हाँ, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी तो किसी दो बॉन्ड के बीच का ना होता है, दो एटम के बीच के ना बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी डिफाइन होती है। मॉलिक्यूल का तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी नहीं होता है ना, उसमें बॉन्ड के बीच का एवरेज बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हो वैल्यू कम है, कम ना,
उससे तो काफी कम हो जाएगा ना। चलिए आइए, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बातें कर रहे हैं हम लोग ज्यादा प्रॉपर्टीज पर, ज्यादा क्या डिस्कस करना, सिग्मा और पाई से बहुत अच्छे से अवेयर रहते हैं हम लोग। ओवरलैपिंग स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। हाँ, डेल्टा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि वीक बॉन्ड, ये यहीं पे लिख लो इस चीज को, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। एग्जाम्पल भी लिखना है तो एक यहाँ पे लिख लो ताकि लोगों का वहम टूट जाए। Mn2CO होल 10, CO2CO होल 8 वगैरह वगैरह, ये सब इसमें Mn और Mn के बीच डेल्टा बॉन्ड, 5 CO इसको है, 5 CO इसको है, और जो बीच का बॉन्ड है वो डेल्टा बॉन्ड। समझ गए ना, बीच वाला जो ये बॉन्ड है वो डेल्टा बॉन्ड। तो डी ब्लॉक का क्या छोटू, ये ऐसे नहीं दिखेगा ना छोटू, Mn और Mn का ऑर्बिटल पिक्चर बनाइएगा तब ना दिखेगा ओवरलैप करता हुआ। ये दोनों ऑर्बिटल क्या किया होगा, सुपर इम्पोज किया होगा, तभी वो डेल्टा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका ओरिएंटेशन समझेंगे तब ना। एक Mn ऐसे है, दूसरा Mn ऐसे है, और 5 CO ऐसे है, 4 5 4 5। तो Mn और Mn का ऑर्बिटल इसीलिए क्या हुआ है, सुपर इम्पोज किया। अब आया फील, देखो डी ऑर्बिटल अगर ये है तो इसका भी डी ऑर्बिटल ये होगा, ये जब क्लोज आया होगा तो क्या क्या होगा बेटा, सुपर इम्पोज। इसीलिए तो सीओ प्लेन में है ना, प्लेन के नीचे नहीं ना है, प्लेन में है एकदम, और दोनों तरफ से सिमेट्री होने से ये चीज कैंसल आउट हो जाएगा। चलिए आइए, आप इस पे एग्जांपल्स करते जाइए ना, खुद ब खुद चीजें आते जाएंगी। आइए, पहला, अगर आपको दिया जाए एसएस ओवरलैप, ध्यान से, एस और एस ओवरलैप, ध्यान से अच्छे से सुनो। दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, ये एक एस है 1s मान लो, और दूसरा ये एक 1s मान लो। ओवरलैप करके बॉन्ड बनाने के लिए सेम फेज का होना एकदम मस्ट है। तो स्पिन तो ऑपोजिट अंडरस्टूड है, तो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहे, बस ऑर्बिटल को देख ले रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो अब जरा सोचो इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लिया जाएगा, अच्छे से चीजों को समझो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा वही एक्सिस ऑफ ओवरलैप होगा। समझ में आया? दो ऑर्बिटल जब मिलेगा, ओवरलैप करेगा, तो दोनों के जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होंगे एक्चुअली उसी एक्सिस पर दोनों आया होगा ऑर्बिटल। तो एक्सिस ऑफ ओवरलैप हमेशा क्या कहा जाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो आईएन जो है हमारा वो क्या है लोग, एक्सिस ऑफ ओवरलैप। तो एक्सिस ऑफ ओवरलैप वो हुआ कि नहीं हुआ? दो एस को लाके अगर मिलाओगे तो तुम मान लो एक्स एक्सिस पर ला रहे हो, तो क्या वही एक्सिस ऑफ ओवरलैप है और वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है कि नहीं? बात खत्म। तो उस समय में वाई हो जाएगा, दोनों वाई हो जाएगा। वैसे तो तुम मिलाए नहीं हो, मिलाए नहीं हो, फिर तो जब भी सिग्मा बॉन्ड होगा ना, तो हमेशा ये ध्यान दे आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और इंटर एटॉमिक एक्सिस सेम होगा। अच्छा छोड़ दो, अभी इसको हटाओ, अभी ये हटाओ, अभी ये वाला पार्ट आया समझ में। अब चलो इसका पिक्चोरियल डायग्राम बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछता। जिस एरिया में वेव इंटरफेयर करेगा उस एरिया में वेव बड़ा होगा। तो जब इसको बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा। ये देखो स्फेयर था, स्फेयर था, आया समझ में।
और बीच में सेम फेज वाला प्लस। कोई दिक्कत किसी को? ये हमारा कौन सा बॉन्ड हो गया? सिग्मा 1s बॉन्ड कहलाया। पिक्चोरियल डायग्राम आया समझ में? इसी तरीके से सीखते जाना है सबको। पहला एग्जांपल क्या उठाया गया है? एस और एस ओवरलैप। दूसरा एग्जांपल आ जाओ, मान लो हमने दिया एस पी एक्स ओवरलैप। क्या दिया? एस का पी एक्स, ध्यान से सुनो। और मान लो हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मेंशन कर दिया एक्स एक्सिस। हमेशा आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या करेगा? दे दिया जाएगा, उसके बिना अदरवाइज सारे पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, इसलिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दे देगा। और अगर नहीं दिया तो सारे पॉसिबिलिटी को लेकर के चलो, ठीक है। तो अब देखो, मान लो आपने कोई एस लिया, लेट मान लो 2s लिया आपने। क्या लिया हमने? 2s। और आपके पास है px, मान लो 2px ले लिया हमने। आराम से सीखोगे। हमने बोला किस एक्सिस पर ले जाना है? एक्सिस ऑफ ओवरलैप इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो आप इस तरह से ले जाएं कि न्यूक्लियस आपका किस पर आ जाए, तो ले जाओ। अगर इस तरह से ले जाते हो तो क्या लग रहा है दोस्त आपको? एक्सियल ओवरलैप है या ये लेटरल ओवरलैप है? सब पता चल रहा है? एक्सिस पर ओवरलैप हो रहा है, इसलिए कौन सा ओवरलैप? एक्सियल। तो चलो आ जाओ, अच्छे से देख लो। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गया? कौन वाला? एक्स एक्सिस। ध्यान से। तो ये वाला एरिया बड़ा होगा कि छोटा? और पीछे वाला तो ओवरलैप किया ही नहीं, पीछे वाला ओवरलैप किया ही नहीं। तो देखो आराम से, ये वाला तो दोस्त छोटा ही ना रह जाएगा। कौन सा साइन पड़ेगा वहां? माइनस। अच्छा, क्या यहां पर अपन माइनस और वहां प्लस रख सकते थे कि नहीं? रख सकते थे। तब फिर यहां पर माइनस लेना होता, क्योंकि बॉन्ड हमेशा वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहता है? सेम फेज में बनता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी का कहना है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो सेम फेज में होता है। हाँ, प्लस और माइनस तो फेज है ना? नहीं, कभी नहीं बनेगा। एस पाई बॉन्ड कैसे बना सकता? लैटरल ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं। चलो आ जाओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसे पाई नहीं बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता? इसमें सीखोगे अच्छे से। आ जाओ। अब ये वाला एरिया लोग क्या हो जाएगा? बड़ा। आपको आया समझ में? एक न्यूक्लियस यहां पड़ेगा, उसके पीछे का एरिया ये हो गया, और एक न्यूक्लियस ये हो गया, और बीच में सेम फेज प्लस। आया समझ में? yes, और ये वाला एक्सिस था, एक्स एक्सिस। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा 2s 2p बॉन्ड। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए। अब सोचिए, अगर ऐसा हमने कर दिया कि ये एक्स एक्सिस के जगह पर वाई एक्सिस ले लिया, बहुत अच्छी क्लास, अच्छे सीखेंगे। अगर वाई ले लिया और फिर मान लो जेड भी ले लिया, तीनों को समझना चाहिए। एस और पी एक्स ही है, लेकिन इस बार एस और पी एक्स को किस पर ले जाना है? चलो अच्छे से, एस और पी एक्स ही है। ये ले लो, क्या है? 2s। और इसको px लेना है, बोलो 2px। लेकिन किस एक्सिस पर लाना है? इंटर न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? दोनों के मिलाने वाली एक्सिस। तो इंटर न्यूक्लियर अगर y है तो इसका मतलब आपको ऐसे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला इंटर न्यूक्लियर y है, तो आपको नीचे से ले जाना पड़ेगा। जब आप नीचे से ले जाएंगे क्या आपको समझ में आया? ये इसका इंटर एटॉमिक एक्सिस था। ये क्या था? ये इंटर एटॉमिक एक्सिस था। इंटर एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? एटम का एक्सिस, एटॉमिक ऑर्बिटल का एक्सिस, एक्सिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और इंटर न्यूक्लियर क्या हुआ? एक्सिस ऑफ ओवरलैप या एक्सिस कंबाइनिंग न्यूक्लियाई।
ऑफ शेयरिंग ऑर्बिटल्स या ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। तो अब बोलो फेज लगाओ, यहां पर एक ही फेज होगा। अब p वाला है तो एक फेज प्लस होगा, एक फेज माइनस होगा। तो आप ये देखिए, ये प्लस प्लस ओवरलैप है, ये तो बॉन्ड बना सकता था, लेकिन एट द सेम टाइम प्लस माइनस ओवरलैप है। इसीलिए अगर आप इसको साई ए प्लस बी लिखना चाहते हैं तो दूसरे तरफ आपको साई ए माइनस बी लिखना पड़ेगा। ऐसे ओवरलैप को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है जीरो ओवरलैप। ऐसे ओवरलैप को क्या बोलता है? तो आपसे एक नया क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 4 एग्जांपल दे करके इनमें से कौन जीरो ओवरलैप का एग्जांपल है। पहला लिखेगा 2s 2px इंटरन्यूक्लियर x, 2s 2py इंटरन्यूक्लियर y, ऐसे करके कोई भी 4 दे करके पूछेगा कि कौन सा इसमें से जीरो ओवरलैप का। तो जीरो ओवरलैप से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या नहीं? नहीं होगा। नो बॉन्ड फॉर्मेशन इन वीबीटी या एमओटी, ये लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एमओटी ऐसे भी सिचुएशन में बॉन्ड बना लेता है। हाँ, एक कंस्ट्रक्टिव वाला हो रहा है और एक डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, इसलिए बॉन्ड, हाँ तो बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ऐसे भी केसेस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा लेता। साई पढ़े थे ना हम लोग, डिस्कस किया हुआ। वो नहीं वैलेंस बॉन्ड थियरी के पहले क्लास में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, दो सेम फेज ओवरलैप से। तो जो नया बना सेम फेज ओवरलैप साई ए प्लस बी, अगर वेव फंक्शन जुटेगा, अगर ऑपोजिट वेव वाला है तो फेज वाला, सब करके दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे जैसे मन है वैसे वैसे करके देख लीजिए। क्या आपको जैसे इच्छा हम सब करके दिखा देते हैं, आप थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। मेरा भी नाम कुमार मन्नू है, ठीक है, और मेरे माथे पे सी लिखा हुआ नहीं है। हाँ बोलिए छोटू। ये है, हाँ हाँ, इस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है, उसका वो न्यूक्लियस है। तो पी का जो पॉइंट है यही ना सेंटर होगा। हाँ बिल्कुल है, न्यूक्लियस का पॉइंट है वो। हाँ बिल्कुल, आप क्या बात कर रहे हैं, आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट। हाँ ले लुट्टा, एस का न्यूक्लियस कहाँ है, पी वाले का, डी वाले का, सारे में। हाँ तो भाई साहब ये ऑर्बिटल आप अलग अलग दिखाते हैं ना। अच्छा, इनका क्या कंफ्यूजन है कि सर न्यूक्लियस तो एक होता है ना, तो सबके पास एक एक कहां से आ गया? सब एक ही जगह, हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं अलग अलग ना। आप सारे ऑर्बिटल को एक जगह कैसे दिखा सकते हैं बताइए, पिक्चर बन पाएगा? तो फिर सारे ऑर्बिटल को एक साथ कैसे दिखा पाएंगे? एक टाइम में कोई एक ऑर्बिटल क्यों दिखाया जाता, ताकि उसका पिक्चर आप क्लियर से। जैसे मान लो कोई एटम सोडियम, तो उसका 1s यहां है, 2s यहां है, 1s ये है, 2s ये है, 2p ये है, 3s ये है, 3p ये है, 3p ये है, 3p ये है। कैसे बनाएंगे एक साथ? वो ऑर्बिटल थोड़ी ना तैयार होगा, तैयार होगी खिचड़ी। अब समझ गए? हाँ कौन वाला? देखिए ये 2px है, हमने बोला कि इसको किस पे ले जाना है, y पे, तो y ये है ना, तो अब आप इसको ऐसे ले जाएंगे तब तो x पे चले जाएगा। आप इसको घुमा फिरा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो py है, px है, और px x पे ही रहेगा, इसीलिए इसको आप घुमा फिरा नहीं सकते हैं। आपको बस ओरिएंटेशन ले जा करके लगाने वाला ओरिएंटेशन चेंज करना, y पे ले जाना, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अगर हमने s को px पे ले जा रहे हैं, px के साथ y पे, तो जीरो ओवरलैप। अब दिमाग लगाओ, s px को z पे ले जाओगे तो क्या होगा? वैसे ही होगा। तो पता चल गया। चलो आ जाओ अगले पेज। ठीक है,
अब थर्ड नंबर, पी पी ओवरलैप, कौन सा? आराम से सीखेंगे। पीपी ओवरलैप में चलो हमने दिखाया आपको, ढेर सारे पॉसिबिलिटीज करके दिखाया जाए। पी एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्स, बोलो, रटे हुए रहते हो। चलो आ जाओ, मान लो ये एक 2px लिया गया, और इसका किससे बोला गया? फिर एक px, सही है। और इंटरन्यूक्लियर क्या लेना है? तो देखो ये ऐसे ही ऑलरेडी x है, और इंटरन्यूक्लियर भी अपने को x ही लेना है, तो वैसे ही सामने लेके चले जाए ना। अच्छा, इंटर एटॉमिक भी क्या था? x था। तो आप इसको कह सकते हो कि जब इंटर एटॉमिक और इंटर न्यूक्लियर एक दूसरे के पैरेलल होगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? यह बात भी समझ में आ रही है? क्वेश्चन को इस तरीके से भी घुमा दिया जाए। अब दोनों सामने ओवरलैप करेगा तो बीच वाला एरिया क्या हो जाएगा? बड़ा, और सामने सेम फेज लेना होगा, ये वाला एरिया क्या रह जाएगा? छोटा। ये वाला एरिया प्लस माइनस माइनस, चार डायग्राम दे के आपसे पूछेगा इनमें से कौन पीपी के सिग्मा बॉन्ड का डायग्राम। कभी साइन बदल देगा, कभी लोब का साइज बराबर कर देगा। अगर ये साइज इसके साइज के बराबर कर दिया जाए तो वो ऑप्शन गलत। क्लियर हो गया? अब इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ेगा? सिग्मा 2p 2p, सिग्मा 2p 2p। किसी को इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर यहीं पे चौथा लिया जाए, px px, इसको y पे ले जाए। अच्छा चलो ठीक, इंटरन्यूक्लियर y एक्सिस, क्या बनेगा? पता चला? देखो, दो px यही है, आप एक्सिस को ऑर्बिटल को घुमा फिरा, क्योंकि आपको px घुमाइएगा तो py बन जाएगा। आपको सिर्फ y पर ले जाना, तो y पे ले जाना है तो नीचे लाना है। तो ये कैसा पिक्चर तैयार करेगा? एक ये और ये, x x, क्या आ गया समझ में? प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कौन सा बॉन्ड हो गया? पाई। तो इसको आप बोलोगे पी पाई। अगर मान लो 2p है तो 2p पाई बॉन्ड। अगर ये भी 2px था, ये भी 2px था, कोई दिक्कत? तो जल्दी बताइए, अगर लिया जाए py और इंटरन्यूक्लियर x, दिमाग लगाइए, क्या बनेगा? अगर लिया जाए pz इंटरन्यूक्लियर z, बोलिए, पता चल रहा है? अगर लिया जाए py इंटरन्यूक्लियर y, पता चल गया? अगर लिया जाए px py इंटरन्यूक्लियर x, px py इंटरन्यूक्लियर x, पता चल गया? जीरो। बहुत आराम से पता चल गया, इसीलिए बोले थे एकदम इत्मीनान से रहो, सब क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो गया लोग? py। और हमने बोला px, ये हुआ, और इंटरन्यूक्लियर बोला x, प्लस माइनस, ये देखो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो ये हमारा px है, ये x एक्सिस है, तो ये हो गया हमारा जीरो ओवरलैप।
इनऑर्गेनिक में मजा तो अब आना शुरू हुआ धीरे धीरे, आप लोग महसूस कर रहे हैं कुछ क्लासेस पहले से। इससे पहले हम लोग नहीं, पहले भी आपको अच्छा लगता था तो वो अच्छी बात है, उससे पहले अगर आपको अच्छा लगता था तो वो नहीं, वो हमारी खासियत थी। अब यहां से अगर अच्छी लग रही है आपको तो वो सब्जेक्ट की खासियत, क्योंकि सब्जेक्ट यहां से क्या बोलते हैं, वो रसदार है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इससे पहले वाला जो एरिया था वो डेड बर्न्ट जिप्सम था, एकदम जला हुआ राख था, और उसको हम लोग क्या किए, खूब मजे ले करके पढ़े। ब्लॉक, जो लोगों का ब्लॉक रहता है वो हम लोगों का ओपन है, नहीं है। बस एक ही चीज है, आप चीजों की वैल्यू करना सीखें, और यही वैल्यू लोग कर नहीं पाते। जब पढ़ाते हैं, शुरू में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, इतना अच्छा कंटेंट सब कुछ आप लोगों को देते हैं, आप कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, आप भाग जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, हम चाहें तो लोगों को रोक नहीं सकते हैं? बहुत सारे लोग जो भाग जाते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। कम पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं, रोज शेरो शायरी सुनाएं, दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए जो वो मिट्टी है, अब खो जाए जो सोना है। यही है ना। तो जो दे रहे हैं वो क्या है, मिट्टी है, तभी तो वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जब नहीं होता तो फिर चलते हैं ऑनलाइन में 2-4 गो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, कौन अड्डा की चड्डा क्या .com था, हाँ वही। मतलब हम यहाँ हजारों हजार क्वेश्चंस करवा रहे हैं, कोई मोल नहीं है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप वैल्यू नहीं करते हैं, इस बात का बड़ा अफसोस होता है। और लास्ट में जो टिकते हैं उनका रिजल्ट होता है, खूब अच्छे से होता है। उसमें कुछ लोगों का अगर रिजल्ट उस साल नहीं हुआ तो अगले साल खूब बढ़िया रैंक से होता। हर बार की कहानी, बार बार आप लोगों से कहते हैं, हर सीनियर बैच वाले से पूछा कीजिए, जो यहां से थोड़ी लापरवाही, बाद में सिंसियर हुआ, जो बाद में कोटा वोटा भाग गया, इधर भाग गया उधर भाग गया, कमीने चला कहीं जाए, लेकिन पढ़ता इनऑर्गेनिक हमारे ही वीडियो से है। हाँ, अब तो ये भी कम बड़ी जीत थोड़ी ना है यार, बहुत बड़ी जीत है कि हम ही लोगों के सब्जेक्ट से वापस हम ही लोगों की वीडियो से वो करना चाहता। तो आप अगर इस समय में वैल्यू करेंगे ना चीजों की, तो सक्सेस आपको इजीली मिलेगा। और अभी जो लर्न कर पाएंगे ना, वो आप 13th में जाके थोड़ी ना लर्न कर पाएंगे। अभी आप 2 साल के कोर्स को उस समय 7 महीने में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे आप बताइए। मतलब अभी से आपको जितना टाइम है, करीब करीब 13th वालों के पास पूरा पढ़ने के लिए उतना ही टाइम, तो बेचारा वो तो प्रेशर में क्या होता, फट जाता है, पढ़ा हुआ थोड़ी रहता हो। कैसे पढ़ा, पढ़ा कौन रहता, पढ़ा रहता तो 13th में जाता, करंट में निकाल लेता ना। ये कहो वो सब एडमिशन लिए हुए रहता है एक बार। तो चलो आ जाओ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब पिक्चोरियल डायग्राम, मतलब बोलने के साथ वो चीज को हम लोगों को पकड़ना। आप कुछ भी चांस करवा लें, लेकिन पी और पी के बीच का डेल्टा बॉन्ड का ओवरलैप, सुपर इंपोजिशन, सुपर इंपोजिशन के जगह पर वो क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। अब आ जाओ, अगर हमने दिया डी एक्स वाई आराम से, और पी एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्स, अरे 941, किसका, अच्छा कॉल आ रहा है, 9 बजे बंद हो जाती, तो आप जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, या वेट करेंगे तो 10 मिनट तो लगेगा अभी। एक काम कीजिए, चले जाइए, अगर हॉस्टल बंद हो जाती है तो फिर ऐसा नहीं ना कि बंद हो जाएगा फिर जाने देगा ना, अंदर दे देगा ना, चले जाइए आप जाइए, कोई बात नहीं। और क्यों उदास क्यों हो, अच्छा एक काम करो, पिटाई लगी इसलिए, तुम डंडा ले लो, विवेक भैया को उतना लौटा तो शुद्ध समेत। हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, हम लोग मजाक उड़ाते नहीं है, मजाक करते हैं। मजाक उड़ाना और मजाक करने में अंतर है ना, वैसे हम तो उड़ाते ही हैं। चले जाओ, जाओ, बंद हो जाएगी फिर तुमको परेशानी हो जाएगी। वीडियो से देख लेना अगर वीडियो रहेगा तो।
अच्छा जाओ जाओ जाओ, हम कर देंगे वीडियो की जल्दबाजी, जाओ चलो आ जाओ। तो डी एक्स वाई पी एक्स इंटर न्यूक्लियर क्या लिया, और किसी को जाना है? तुमको कुत्ता नहीं दौड़ेगा उस गली में? अच्छा नहीं, तुम लोगों को क्या, तुम लोगों को तो देख के कुत्ता भाग जाता हो। कहाँ चुड़ैल कहाँ कुत्ते। बेटा गलती हो गई बेटा, हमसे माफ कर दो हमको। डी एक्स वाई पी एक्स फिक्स क्या बनेगा? जीरो। बेटा आप जाइए जाइए लेटू जाइए, जीरो ना। देखो बहुत सिंपल है, डी एक्स वाई कैसे बनता है याद करो, एक्सिस के बीच में, डी एक्स वाई एक्सिस के बीच में होता है ना। अब इसमें वेव फेज का साइन दिखाओ, ऑपोजिट लोब्स में सेम साइन, पी एक्स और एक्स एक्सिस पर, तो ऐसे हुआ ना रे, पी एक्स प्लस माइनस और एक्स पर। ये सोचो लोग जब बीच में जाएगा तो ये प्लस प्लस माइनस, इसलिए क्या हो गया? कितने लोग सेंस कर गए थे पहले, हाथ उठाइए कि जीरो आएगा। वेरी गुड, क्लियर हुआ अच्छे से? अच्छा देखो ऐसे ही हर चीज का बना करके वैसे करना जरूरी नहीं। मान लो अगर ये दिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पी एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्स, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पहले पिक्चर इमेजिन करो, इसी को घुमा दो एक्सिस पर आ जाएगा, ये होता है ना एक्स और वाई, ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और पी एक्स लोग ऐसे हुआ। अब हमने बोला क्या? प्लस प्लस माइनस माइनस, हमने बोला एक्स पर ले जाना, तो सामने से ओवरलैप होगा, क्या हो जाएगा? कितने लोग को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। वेरी गुड, चलो अगले पर, हाँ छोटू। ये तो सबका ओरिएंटेशन होता है ऑर्बिटल का अपना अपना। हाँ डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के लोब्स एक्सिस के बीच में होते हैं। अब बाद में इसलिए आपको एटॉमिक आपका छूटा हुआ है। डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इनके लोब्स एक्सिस के बीच में होते हैं, अपना नेचर ऑर्बिटल का। जबकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्सिस पर होता है, डी जेड स्क्वायर का भी एक्सिस पर होता है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले। अगर हमने दिया डी जेड स्क्वायर और पी जेड इंटर न्यूक्लियर जेड, क्या होगा? सिग्मा, क्योंकि डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस पर होता है, और पी जेड हमने बोला वो भी जेड एक्सिस पर है, और इंटर न्यूक्लियर भी जेड बोला, तो सामने आएगा। कैसा होगा ये अंदाजा लगाओ, यही है ना? ओ सॉरी, डी जेड स्क्वायर बना रहे थे ना, एफ पे चला गया, सॉरी सॉरी। हाँ हो गया बस। ये वाला लो, ये वाला कौन सा एक्सिस है? जेड, जेड वाला है ना, तो प्लस प्लस। अब इसको किससे लगाओगे बेटा? पी जेड, पी जेड ये हो गया, बोलो। और क्या क्या ले रहे हो? जेड एक्सिस ना, तो देखो हमारा इंटर न्यूक्लियर भी क्या हो गया? जेड हो गया। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? अगला आ जाओ। अगर हम ले रहे हैं डी एक्स वाई प्लस पी वाई इंटर न्यूक्लियर एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम वगैरह काफी पूछा जाता है। बोलो, जीरो। पाई बनाए, डी एक्स वाई एक्स और वाई, डी एक्स वाई और पी वाई, ये हो गया हमारा पी वाई, और इंटर न्यूक्लियर हमने बोला एक्स, तो ये इससे ओवरलैप करेगा सामने,
तो इसका पिक्चोरियल डायग्राम बनाओ। देखो ठीक से इसका डायग्राम आपसे पूछा जाता। देखो कैसा बनेगा लोग, 2 न्यूक्लियस, बोलो ये वाला लोग ऐसे बनेगा, बनेगा। अच्छा यहां पर फेज प्लस प्लस माइनस माइनस और पी का प्लस माइनस, फेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये दोनों ओवरलैप नहीं किया तो छोटू छोटू माइनस, और ये हमारा कौन एक्सिस हो गया, यहां पर कौन साइन, और ये कौन बॉन्ड हुआ, पी पाई डी पाई, पी और डी के बीच का। क्लियर हो गया अच्छे से। इसमें पाई कौन है, ये है, ये भी पाई है। अरे कमीनो सब है, ओवरऑल पाई है ना ये ओवरऑल पाई बॉन्ड है ना, इसीलिए तो पूछे थे, क्योंकि हमको पता था बोलोगे कि ये और ये पाई है। अरे 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो जो कंप्लीट पिक्चोरियल डायग्राम है वो ना बॉन्ड होगा। किसमें, हाँ पूरा ही ना, तो कंप्लीट पिक्चोरियल डायग्राम ही ना एक बॉन्ड हुआ। कंप्लीट जो ओवरलैप करने के बाद कंप्लीट डायग्राम है वो बॉन्ड। क्लियर हुआ अच्छे से। अगर ये दिया जाए डी वाई जेड पी वाई इंटरन्यूक्लियर वाई, अरे भैया जेड को एक्स मान लो तो डी एक्स वाई हो गया, प्लेन पे बना हुआ है, पी वाई हो गया, प्लेन पे बना हुआ है। इंटरन्यूक्लियर हमने वाई बोला है तो इंटरन्यूक्लियर वाई नीचे आएगा, 0 0 ना। अगर डी जेड एक्स पी एक्स इंटरन्यूक्लियर वाई, क्या बनेगा, पाई डी पाई ना। देखो डी एक्स जेड, मान लो कि ये एक्स एक्सिस था, इसको जेड मान लो, तो ये डी एक्स जेड हो गया, एक्स और ये जेड। हमने बोला पी एक्स ये, अब हमने बोला इंटरन्यूक्लियर वाई, वाई कहां है, इसको क्या माना था वाई, अरे जेड एक्स है ना, इसको जेड माना था। रुको, तो वाई परपेंडिकुलर है तो डी जेड एक्स ये है, इसमें ये एक्स है और ये जेड है, आपको पी एक्स को ले जाना है वाई पे, तो कमीनो 0 ना होगा देखो डी जेड एक्स है तो डी एक्स वाई बना हुआ है ना, इसी में आप एक्स रहने दे, जेड को वाई मान ले, वाई को जेड मान ले, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया जेड, और बगल में पी एक्स है, ये है। अब हमने बोला पी एक्स को किस पे ले जाने, वाई इस बोर्ड पर है या नहीं है, तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ले जाओगे तो चारों से मैच कर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये। तो आज के लिए बस इतने पे ही आपको छोड़ दे रहे हैं, अगले क्लास में 8-10 ओवरलैप और कुछ कुछ आपको करवा दिए जाएंगे, आप पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ये वाला लास्ट वाला आया समझ में, बस ऐसे ही करना। हाँ छोटू, किसमें, डी ऑर्बिटल में ऐसा होता है, पिक्चर है उसका उस तरह का, और डी जेड स्क्वायर का ये पिक्चर है छोटू। किस वाले एग्जांपल में, Mn2CO होल 10, हाँ हाँ, क्योंकि वो डेल्टा बॉन्ड है तो वो सब बाद में सीखेंगे हम लोग। स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए न्यूक्लियस डिस्टेंस पे चला जाएगा और ऑर्बिटल थोड़ा आगे आ जाएगा उसका लोब से। डी जेड स्क्वायर ये है ना, ये है ना छोटू, और यहाँ पे एक रिंग आता है, रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
अब अगले क्लास में क्वेश्चन 0 हो जाएगा। अगले क्लास में आपके क्वेश्चंस ले लिया जाएगा और आप बोरॉन फैमिली वाला वो पी ब्लॉक वाला जो नहीं बनाया हो अगर कोई उसको बना ले। ठीक है, इसका पीडीएफ देंगे, घर पे जाकर के एक बार अच्छे से इसको सोच लो, नोट करोगे तो सबको। और नोट जब करना बेटा तो ये नहीं कि एक तरफ से कर लेना, अपने से बनाना। ओवरलैप लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया हर किसी में, तो उसके बगल में आंसर नहीं लिखना आपको, ये लिख करके और खुद से ट्राई करना। सारा ओवरलैप 1 to 14 पहले एक बार लिख लो और सबका खुद से आंसर करो, आप फिर कॉपी से नोट से मैच करके तब ड्रॉ करो। ठीक है, चलो अगले क्लास। थैंक यू। ओवरलैपिंग का नंबर 15 दिया जाए, 14 तो हो चुका है, 14 को फिर से क्या था 14 में बताओ। डी जेड एक्स प्लस पी पी एक्स और इंटरन्यूक्लियर डी जेड एक्स और पी एक्स। प्लेन को मान ले एक्स और जेड मान लिया, तो डी जेड एक्स विल बी लाइक दिस, प्लस प्लस माइनस माइनस, एंड पी वाई परपेंडिकुलर, ये है पी वाई। अब सॉरी पी एक्स लाना है ना, तो पी एक्स विल बी दिस, सही है। लेकिन इसको किस इंटरन्यूक्लियर पे लाना, वाई पे लाना, मतलब ना ऐसे ले जाना है और ना ऐसे ले जाना है। अगर आप इस तरह से ले गए तो ये हो गया आपका इंटरन्यूक्लियर जेड, हमें लाना है इंटरन्यूक्लियर, इसीलिए ऐसे ला करके ऊपर रखना। तो जब आप ऊपर बीच में सेट करेंगे तो इसका प्लस लोब माइनस लोब से भी मिलेगा और इसका माइनस लोब प्लस लोब से भी मिलेगा, इसीलिए कौन सा ओवरलैप हो जाएगा। क्या आपको आ गया समझ में अच्छे से? नेक्स्ट वाला आ जाइए। डी जेड स्क्वायर एंड पी जेड इंटरन्यूक्लियर, सब जेड जेड जेड, लोल में लोल मिलेगा, सिग्मा बनेगा, सब जेड है। अरे बनाइए क्या छोटू, ये डी जेड स्क्वायर है ना, जेड एक्सिस पर डी जेड स्क्वायर, अब पी जेड भी जेड एक्सिस पर, अब मिलाने भी कह रहे हैं जेड पर, तो क्या बनेगा, इसमें क्या बनाना, क्या प्रॉब्लम है। डी जेड स्क्वायर का जो लोब बनाते हो तो डी जेड स्क्वायर में क्या सिखाया हमने, ऊपर नीचे क्या रहता है प्लस, और इस रिंग में माइनस, और पी जेड का भी कौन वाला लोब आएगा, प्लस वाला, तो प्लस प्लस सेम फेज। नेक्स्ट आ जाए, ठीक ना। डी एक्स वाई इंटरन्यूक्लियर एक्स, डी एक्स वाई इंटरन्यूक्लियर एक्स पाई, पाई ना। क्या कंफ्यूजन है, क्लास किए थे लास्ट वाला। डी एक्स वाई इंटरन्यूक्लियर, तो डी एक्स वाई छोटू ये वाला है एक्स एंड वाई, फिर से हमने दिया डी एक्स वाई। अब हमने बोला इंटरन्यूक्लियर एक्स लगा, मतलब इसको सामने से ले जाओ, यही है ना, तो साइडवेज ओवरलैप होगा, क्या बनेगा पाई। अब इसका ये भी बनाओ पिक्चोरियल डायग्राम भी, आराम से, तैयार है। दो न्यूक्लियस, बीच में सही है प्लस प्लस प्लस, यहां क्या लेना होगा, यहां ये वाला लोग बड़ा माइनस, बोलो ये ओवरलैप नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, साइन बोलो, साइन बोलो, साइन बोलो, साइन बोलो, कौन सा बॉन्ड हुआ, डी पाई डी पाई,
सिग्मा की पाई, इसमें एक नोडल प्लेन हुआ। नोडल प्लेन वो प्लेन जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बीचों बीच निकाल लो। या नोडल एक्सिस हुआ, कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस। क्योंकि छोटू जो लोब इंटरफेरेंस में जा रहा है, जो एरिया, वो एरिया बड़ा होगा, और जो इंटरफेरेंस में नहीं जा रहा वो छोटा होगा। तो लास्ट क्लास भी हमने किया हुआ है। कौन वाला? ये छोटा नहीं है, बड़ा है। अच्छा, और बड़ा बना दें? अच्छा, फील लेने के लिए। फील आ रहा है? फील आना बहुत जरूरी है छोटू, ये काम सही किए तुम। ऑनलाइन में होता क्या है, फील ही तो आता है बस कि पढ़ रहे हैं, पढ़ते नहीं है। फील आता है कि पढ़ रहे हैं, फील नहीं आता। इसका मतलब तुम उनसे पढ़े ही नहीं हो। ऊपर, अच्छा दूसरा फील आता, दूसरा फील आता, पढ़ाई की फीलिंग नहीं आती, दूसरी चीजों की फीलिंग आती। बच्चा बड़ा हो गया। कितना, अच्छा कितना फीलिंग आता है, 1 मोल या 2 मोल? अच्छा, देख रहे हो, सब बच्चा बड़ा हो रहा है। यहाँ डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा एक्सिस चूज करना? वाह, अभी तक तो मुंह खुल नहीं रहा था सिग्मा पाई में, अब डेल्टा। अच्छा सोचो लोग, अगर इसी को हमने वाई एक्सिस पे इंटरफेरेंस करवाया तो क्या हो? तब भी पाई, वो सेम नीचे से आएगा, तो अभी भी क्या बनेगा? कोई दिक्कत किसी को? अरे भैया जेड पे भी ले लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? डी एक्स वाई इंटरन्यूक्लियर जेड। अब क्या होगा? डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा ना, क्योंकि जेड परपेंडिकुलर है, ऐसे ले जाओगे छाप दोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, उस समय में लोब का साइन फिक्स करना पड़ेगा, या इसको ऐसे करके घुमा के ले जाना हो, तभी बॉन्ड बनेगा ना। ठीक है, अगर मान लो इसी को ऐसे कर दिया, क्वेश्चन देखो कितना प्यारा कर, यहां तो समझ गए। फिलहाल आंसर क्या करेंगे अपन? डेल्टा बॉन्ड। लेकिन अगर देखो क्वेश्चन इस तरह से कर दिया इसी को, रुको, इस तरह से लिख दिया और क्वेश्चन में ऐसे करवा दिया, ओवरलैपिंग अलोंग जेड एक्सिस, जीरो ओवरलैप हो जाएगा ना, तो क्या होगा? तो आप समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन में बहुत लोग क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। आंसर क्या होगा? जीरो ओवरलैप, क्योंकि एकदम एज इट इज ओरिएंटेशन रखा, और थोड़ा हिंट देने के लिए ऐसे मिला दिया, मान लो ऐसे मिला दिया, तब तो और साफ साफ हो जाएगा, और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। समझ गए अच्छे से? तो ओरिएंटेशन को थोड़ा ध्यान में रखना होता है ओवरलैपिंग कराने के समय, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में क्या यही सब चेंजेस करते हैं, नॉर्मली तो सबको पता होता। तो चलो ये वाला डी डी करवाए, जीरो ओवरलैप मतलब बॉन्ड नहीं बना, वैलेंस बॉन्ड थियरी से बॉन्ड नहीं बना। कितना नंबर एग्जाम्पल था ये? 18। 19, अगर चलो हमने दिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आराम से सुनो, हमने दिया इंटरन्यूक्लियर एक्स एक्सिस, बोलो क्या बनेगा? सिग्मा। फिल कर गए होगा ना लोग? अगर हमने दिया इंटरन्यूक्लियर वाई एक्सिस, क्या बनेगा? तब भी सिग्मा। फिल किए? अगर हमने दिया इंटरन्यूक्लियर जेड एक्सिस, कितने लोग को समझ में आ गया ये डेल्टा? हाथ उठाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या हुआ दोनों को, क्यों नहीं हाथ उठाए? अच्छा
पिछले दिन भागे थे। सिग्मा और यहां पे कौन सा, क्लियर हुआ? अच्छा अब चलो अगर लिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई इंटरन्यूक्लियर एक्स, क्या बनेगा? जीरो ओवरलैप। पता चल गया? एकदम इमेजिन कर लो पिक्चर सब, इसीलिए एटॉमिक वगैरह खूब अच्छे से पढ़ा है तो ओरिएंटेशन तुरंत समझ में आ जाए, सबका काम हो जाएगा। जीरो ओवरलैप ना, हाँ पी, हाँ पी एक्स एंड पी वाई, एक्स इज जेड है तो पी एक्स इज दिस, पी वाई इज दिस, एक्सिस इज दिस। क्या बनेगा जी? ऑब्वियस सी बात बनेगा ना, यहां प्लस माइनस, इधर भी आ रहा है प्लस माइनस, जीरो होगी। और कुछ दिमाग में चल रहा, चला लो। ऐसे ही लोग मटन पनीर की सब्जी बनाते हैं, मटन पनीर, नॉट मटर पनीर। अच्छा करना चाहिए एक्सपेरिमेंट। तो एक बात बताइए, समड़ी, चार तरह के बॉन्ड हुए अभी जो फिलहाल हम लोगों ने पढ़ा, सिग्मा, पाई, डेल्टा। पाई छोड़ दो, तीन तरह का पढ़ो, सिग्मा, पाई बॉन्ड, डेल्टा। आ जाओ अच्छे से। ठीक है, एस एस, एस और एस किसी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकता है? सही है, एस और पी किसी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जाए, जब तक एस है तब तक सिर्फ पी और पी, पाई, सिग्मा एंड पाई दोनों ना, चाहे किसी भी एक्सिस पे जाए वो डेल्टा, सिग्मा एंड पाई। जब तक पी है तब तक डेल्टा नहीं। तो पी एंड डी, देखो पी है और डी है तो सिग्मा होगा, पाई होगा, जब तक पी है तब तक डेल्टा नहीं है। डी एंड डी, आया समझ में? अब अगला पॉइंट ध्यान से, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ओरिएंटेशन वाइज एक तरह का है। ये सिग्मा पाई डेल्टा में क्या क्या बना सकता है, सोच समझ के। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स एक तरह के नेचर के हैं, इनका है ना ओरिएंटेशन। तो ये आपस में कौन सा चीज सब बना सकते हैं, आपस में या दूसरे से? पाई और डेल्टा। सिग्मा कभी नहीं बना सकता है। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। कभी नहीं बना सकता क्योंकि डी एक्स वाई ऐसे है, तो आप किसी भी तरह से ले जाएंगे तो वो पाई बनाएगा। सिग्मा कैसे बना सकता है? कोई भी ऑर्बिटल लाएंगे, पी लाएंगे तब भी पाई, डी लाएंगे तब भी पाई, अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेंगे तो जीरो। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, तो इसमें पहले सिग्मा को टिक करो, सॉरी सिग्मा को काटोगे ना,
एक्सिस पर ले जाएंगे तब ना, अगर हम कहीं से लेके जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को डिफाइन करोगे ना, अगर बीच से ले जाओगे तो उसी को एक्सिस मानना पड़ेगा, तो फिर वो dx y रहेगा ही नहीं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगला जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में अब बातें करते हैं। सिग्मा पाई डेल्टा, सिग्मा एन, कितने लोग को समझ में आ गया कि पाई नहीं बनाएगा? वेरी गुड, क्योंकि इसके लोब्स ऐसे हैं। तो आप अगर लाइएगा तो या तो साइड से सिग्मा बनाएगा, या नहीं तो कोई ऐसे लाइएगा तो जीरो बनाएगा, वो कभी भी पाई नहीं बनाए। क्लियर है लोग? अगर डी जेड स्क्वायर लेते हैं अपन, सिग्मा पाई और डेल्टा में क्या क्या बनाएगा? सिग्मा नो पाई नो डेल्टा। सोचो क्यों? पाई भैया जी, जब ये पाई बनाने के लिए लैटरल ओवरलैप करेगा तो इसका तोंदवा, तोंद सामने आ जाए, वो पी के इसके डी के दोनों लोब को ओवरलैप करने। समझ में आया? ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बहुत ज्यादा होता है या कम डेंसिटी होती है? कम होती है, लेकिन होती है नहीं। तो इसमें ये सिग्मा, तो क्या कंक्लूजन लिखोगे? dxy, dyz and dzx cannot form sigma bond. dx square minus y square cannot form pi as well as delta bond. नहीं, pi bond. And dz square cannot form pi as well as delta. क्लियर हो गया? That is dxy, dyz, dzx cannot form कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन नॉट फॉर्म कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। एंड डी जेड स्क्वायर ना फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है? क्या आपको अच्छे से एप्लीकेशन समझ में आया? तो ये था हमारा सिग्मा पाई ओवरलैप, नेचर ऑफ ओवरलैप वाला एप्लीकेशन। क्लियर हुआ अच्छे से? हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चले। चलो आज मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है यदि पॉकेट में हाथ न डाले तो। हाँ, या नहीं तो दोनों हाथ इंगेज कर लो। अरे हाँ, चलो अरे हो गया। पूछना स्टार्ट करें क्या पीछे? चलो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन ऐसे ही बता रहे हैं जो एग्जाम में आता है, कोई एप्लीकेशन है नहीं, बस ऐसे ही करवा। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, नेचर ऑफ क्या मतलब हुआ जरा समझिए। पाई बॉन्ड्स आपके किस किस ओवरलैप से आते हैं? एसएस से आएगा कभी, क्या पीपी से आएगा, पीडी से आएगा और डीडी से आएगा। तीन ही से आएगा ना, पी पाई डी पाई और डी पाई डी। तीन ही तरह का हो सकता है। आपसे एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सा पाई बॉन्ड मौजूद है? ठीक है, किस तरीके का पाई बॉन्ड मौजूद है इस एग्जाम्पल? पहला, मान लो SO2 है आपके पास,
या ऐसे छोड़ो, हमने एक क्वेश्चन बना दी मैचिंग। समझ रहे हो ना? 1 2 3 4 SO2 ClO4 माइनस CO2 SO3 और सामने में P पाई P पाई P पाई D पाई D पाई D पाई एक और ले लो Re2Cl8 माइनस। ठीक है, क्वेश्चन आपसे सब पूछेगा SO2 में किस तरह का पाई बॉन्ड मौजूद है, P पाई मौजूद है, P पाई D पाई मौजूद है या D पाई कैसे सॉल्व करें? एक ही बताइए ना, पहले आप सिर्फ SO2 बताइए। क्या P1 का P Q दोनों Q सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे मीडियम में रहेगा। तो बताओ ना आंसर क्या होगा? P। चलो बनाए SO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर। बना लिया? बढ़िया से सुनोगे, ध्यान हटी। हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए लिखते हो? सेंट्रल एटम के किस ऑर्बिटल के लिए? जो ऑर्बिटल किस काम में भाग लेता? बॉन्ड बनाने में। कौन से बॉन्ड बनाने में, सिग्मा या पाई? और लोन पेयर में भाग लेता है या नहीं? क्योंकि आप हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं तो सिग्मा और लोन पेयर को जोड़ते हैं। तो आपने जो sp2 लिखा, इस बात का मतलब हुआ 1 3s 1 plus 2 3p 1 3s and 2 3p orbitals get involved in sigma and lone pair formation। क्लियर हो गया? जब आपने हाइब्रिडेशन sp2 बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि एक s और 2 p वो सिग्मा और लोन पेयर के फॉर्मेशन में क्या हो गया है? इन्वॉल्व हो गया। तो आपके सल्फर के पास, ध्यान से सुनो, कोवेलेंसी कितनी है यहां? 4। तो कौन सा स्टेट है? ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, कौन सा स्टेट है? बोलो। फर्स्ट ना? ग्राउंड स्टेट में सल्फर की कोवेलेंसी, तो लोग ये कौन सा स्टेट है? अब इसको आप ड्रॉ करें। 3s2 3p4, तो 3s2 3p3 और 3d1 हो गया। बोलो बोलो बोलो। सही है। अब हमारा एक s और 2 p इंगेज हो गया किस चीज में? इसको हमने घेर दिया, एक s और यही sp2 हो गया। 3 sp2 आया ना, एक लोन पेयर बन गया और 2 क्या बनाने में इस्तेमाल हो गया? सिग्मा बनाने में। तो आपके पास बचा क्या? एक 3p और एक 3d। अब आपके पास ऑक्सीजन नीचे कितने हैं? 2।
कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन का 2p आराम से। ध्यान से, एक ऑक्सीजन का 2p और दूसरे ऑक्सीजन का भी 2p। यहां नहीं, यहां लिखाएगा ना। पिक्चर को थोड़ा बड़ा करें और स्पेस निकल आएगा आपको। इधर वाले को छोटा। सही है। आइए, आपके पास ये सल्फर एटम है और कितने ऑक्सीजन एटम? इसके पास क्या है? 2p4। बढ़िया से, यही है। और इसके पास भी क्या? क्या बनेगा? एक बॉन्ड इसका गया सिग्मा में, गया, और एक इसका गया सिग्मा में। क्या बना यहां? एक गलती क्या हुई आपको ध्यान पड़ा? जो बॉन्ड बना, हाँ वेरी गुड, जो बॉन्ड बनेगा वो ऑपोजिट स्पिन होगा, होगा ना। तो यहां भी क्या करना है आपको? ऑपोजिट स्पिन करना पड़ेगा। अब ये दोनों क्या बनाने जाएगा? पाई। एक यहां से, एक यहां से। अब आप उस पाई को देखें, इसका तो 2p है भैया, इसका भी 2p है लोग। तो एक का 2p और एक का 2p पाई 3d पाई। और इसको देखें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरे को देखें, 2p पाई और 3d। कितने लोग को समझ में आ गया? हाथ उठाइए। गुड। शॉर्ट में हर बार इतना हम ड्रॉ, तो शॉर्ट में s डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स, तो अपना एक p बाकी है, इसीलिए जो पहला पाई होगा वो जो एक p बाकी है उससे होगा, तो 2p पाई 2p पाई। लेकिन अब तो वो भी p समाप्त, तो अब जो दूसरा पाई होगा वो 2p पाई और 3d पाई से, क्योंकि अब उसका p समाप्त। 2p लिख दिया गया, 3। हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। तो जब हाइब्रिडेशन sp2 है तो 2p समाप्त सिग्मा में, एक p बचा। तो जब अगला पाई बनेगा लोग, तो इसका एक p 3p, इसका भी एक p आएगा, उसके पास तो बस p है, तो 2p और क्या बनाया? 3p। लेकिन दूसरा जो पाई बनेगा इसका क्या आएगा? 2p, बट उसका तो 3p समाप्त हो चुका है, उसका क्या आएगा? 3d। इसलिए एक पाई आया 2p पाई 3p पाई, एक पाई आया 2p पाई 3d पाई। इससे छोटा वाला मेथड है, लेकिन ये एक्सप्लेन करता है थोड़ा सही से उसी चीज को। हाँ, उसको फिर से बताएं। अच्छा, तुमको डायग्राम ही आ गया समझ में, वही नहीं आया, और इन लोगों को वही आया, ये नहीं आया। क्या है आपका डाउट? ये पाई देखिए, आप डबल बॉन्ड बना रहे हैं ना जी, डबल बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड जो वो सिग्मा है, तो आपका जो p में 2 अनपेयर्ड है एक एटम के पास, तो वो डबल बॉन्ड बना रहा है ना एक O, तो एक क्या बना रहा है? सिग्मा। तो सिग्मा बना रहा है आपके उस sp2 वाले से, और एक सिग्मा बना रहा है sp2 वाले से, दोनों एटम अलग अलग सिग्मा। अब दोनों के पास अभी भी एक एक है जिसको डबल पाई बनाना है,
तो अब इसका पी इसके पी से बना लेगा, लेकिन एक का पी तो खाली नहीं, अब डी से ही ना बनाएगा, समझ में। इसलिए एक हो गया पी पाई और एक हो गया पी पाई। ये समझना बहुत जरूरी है। हालांकि क्विक इसी से बनेगा, बिना वक्त गवाए बनेगा। हाइब्रिडेशन क्या है आपका? तो sp2 का क्या मतलब हुआ? एक s और दो p इन्वॉल्व हो गया सल्फर का, किस चीज में? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर में। पाई में कहां से? लोन पेयर में ना, क्योंकि हाइब्रिडेशन जो आप लिखते हो किसको किसको जोड़ते हो? क्लियर हुआ? इसीलिए हमने लिखा एक 3s और दो 2p और वाइटल्स गेट इन्वॉल्वड इन किस चीज में? सिग्मा एंड लोन पेयर फॉर्मेशन। क्या? sp2 लोन पेयर। हे प्रभु, अच्छा कोई बात नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। हाँ बना रहे हैं, फिर से एक क्या दो बार नहीं समझोगे तब तक बनाए। देख लो, बना दिया पूरा। हाइब्रिडेशन क्या है? सोचो, पहला सिग्मा कैसे बना? इसके 2p से और इसके अरे कमीनो sp2 से। 3p मत बोल देना, हम जान रहे थे 3p बोलोगे। इसके 2p से और उसका वो जो 3p था वो तो हाइब्रिडेशन कर दिए ना आप, तो वो 3p रहा के sp2 हो गया। एक और जो सिग्मा है ये कैसे बना? इसके 2p से और इसके sp2 से। ये लोन पेयर क्या है? sp2 लोन पेयर है। और ये पाई कैसे बना? इसके 2p से और सामने वाले के 3p से, क्योंकि sp2 में 2p गया, एक p बाकी है। और ये पाई कैसे बना? इसके 2p से और सामने वाले के 3d से। अब क्लियर हो गया सबका? हाँ, टू पी का इलेक्ट्रॉन डी में एक्साइट किया है तो ऑलरेडी गया हुआ है ना। 3p से आप एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर किए हो ना। दूसरा वाला किसको? क्यों जाएंगे हम? क्यों ज्यादा एनर्जी खर्च करें? हमारी कोवेलेंसी जब 4 है, कोवेलेंसी बढ़ाने पड़ेगी तब हम बढ़ाएंगे। अभी तो हमारा 4 में काम चल रहा है ना, समझ गए? क्यों डायरेक्शनल करना बेवजह? डायरेक्शनल तो बॉन्ड ऑलरेडी है। ऐसा थोड़ी होता है और हो जाएगा। किडनी बेच लो, BMW खरीद लो और स्टेबल हो जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज का एक कॉस्ट है ना। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल पे आ जाओ। हाँ छोटू, क्या? ऑक्सीजन का? हाँ, ये तो समझ गए, इसको मिटा दे रहे हैं। समझ गए थे ना, मिटा दिया गया, हो गया। हाँ, sp2 नहीं नहीं, अनहाइब्रिड। टर्मिनल एटम को अनहाइब्रिड करके रखो। हाँ, जबरदस्ती हाइब्रिड नहीं करना होता। एक से ज्यादा सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों कराते हो बताओ? एक से ज्यादा बॉन्ड्स को इक्विवेलेंट दिखाने के लिए। जब बेचारे को एक ही सिग्मा बनाना है तो क्यों इक्विवेलेंट दिखाना है किसी के? फिर मैंने बोला बेवजह कोई काम नहीं कराना। हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हो? बॉन्ड्स को इक्विवेलेंट करने के लिए, एक तरह का बॉन्ड करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं। तो तब ना हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत होगी जब बॉन्ड्स एक से ज्यादा सिग्मा बनाएंगे, तभी ना दोनों सिग्मा को इक्विवेलेंट दिखाना हो। कंफ्यूजन ला दे ताकि सब कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाए। आ जाओ। प्रैक्टिकली क्या लगता है, दोनों एसओ बॉन्ड लेंथ सेम होता होगा कि डिफरेंट? सेम होगा ना।
यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिकली क्या है, सेम, प्रैक्टिकली सेम है, लेकिन आप जरा देखिए सिग्मा तो आइडेंटिकल दिख रहा है, पाई तो आइडेंटिकल है नहीं, तो फिर प्रैक्टिकली दोनों बॉन्ड सेम कैसे हो? दो बॉन्ड्स है ना आपके पास, वो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट है, सिग्मा इक्विवेलेंट है, वो समझ में आ रहा है हाइब्रिडेशन की वजह से। पाई कैसे इक्विवेलेंट हो गया? बॉन्ड्स कैसे, आप जो SO2 की दो बॉन्ड की लंबाई देखेंगे तो दोनों बॉन्ड की लंबाई बराबर है, तो प्रैक्टिकली वो कैसे बराबर हो गया? क्या है? पाई को चेंज करना पड़ेगा, मतलब सिग्मा फिक्स रहेगा तो पाई को क्या करना पड़ेगा? नहीं समझ में आ रहा है। एडजस्ट, क्या दहेज दे रहे हो क्या? एडजस्ट क्या करना है, नहीं समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा है, इसको घर पे सोचना अच्छे से, और खूब मन करे तो गूगल भी करना। हाँ, तुम लोग गूगल बहुत करते हो। पाई में, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होता है, तो उससे इक्विवेलेंट कैसे हो गया? यहां से यहां घूम गया। पहले घर पे आराम से सोचिए, सोच लो खूब अच्छे से, फिर अगले दिन बात करेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्यों बता दे, अगर हमने लिया ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, इसमें कौन कौन से पाई बॉन्ड के टाइप, कैसे बनाया जाए? O माइनस ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, 3 डबल बॉन्ड बनाओगे, सॉरी बनाओगे ना, तो हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। पहला पाई हो या दूसरा पाई हो या तीसरा पाई हो, क्या पता चला लोग, तीनों ही पाई किस ओवरलैप से बना? ऑक्सीजन के तरफ से 2p और क्लोरीन के तरफ से 3d। अब बन रहा है तुरंत। तीसरा एग्जांपल ले लो, अगर हमने लिया SO3, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्या हाइब्रिडेशन हुआ? तो बता दो। एक P बाकी है, किसका, O का या S का? S का। तो पहला वाला पाई अपना बनेगा 2p और 3p से, लेकिन बाकी जो दो पाई बनेंगे वो बनेंगे 2p और 3, पता चल गया। नेक्स्ट आ जाओ, अगर बोला जाए CO2, अब और छोटा बनाओ, सोचो, कार्बन के पास P ही P है, ऑक्सीजन के पास P ही P है, तो दो पाई है, लेकिन दोनों पाई कैसा पाई है? बोथ पाई बॉन्ड्स आर 2p पाई 2p पाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हमने लिया H2SO4, दिमाग में चलाओ, SOH OH, लेकिन दो डबल बॉन्ड वो है ना, तो दोनों ही पाई क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ p पाई। कौन सा p? p कौन सा? 2p। और d कौन सा? बोलो क्या पूछे? हाँ, कहाँ पे, किस एग्जांपल, किस एग्जांपल में? SO3 में। हाँ, यही बात बोल रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, वो बोल रहा था कि सर एक को और क्यों नहीं आप एक्साइट कर दे रहे हैं? तो हमने क्या बोला आपसे? नहीं, हमने बोला कोवैलेंसी बढ़ेगा तभी तो। अभी यहाँ पर रिक्वायर्ड कोवैलेंसी कितनी है? तो 6 कोवैलेंसी किस स्टेट में जाएगा? जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कितने डी में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3s1 3p3 और 3d2, तो ऑलरेडी डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इसलिए 2 तरह के p पाई d पाई हो।
अरे छोटू, तुम्हारा हाइब्रिडेशन क्या है यार? क्या हाइब्रिडेशन है? sp2 की sp3? sp2 यही है ना? तो हाइब्रिडेशन sp2 को समाप्त करो। पहले समाप्त कर लिया हमने, सिग्मा में चला गया, तो आपके पास क्या बचा? एक तो p बचा ना एक जी। ये क्या बनाएगा? p पाए p पाए, और ये दोनों क्या बनाएगा? p पाए d पाए। हाँ, पहले p करवाया फिर s करवाया, 3p4 था ना, तो पहले पेयर वाला अनपेयर हुआ, फिर पेयर वाला अनपेयर हुआ। अगर तुम p को ही एक्साइट करोगे तो कोवेलेंसी बढ़ेगी नहीं ना? कोवेलेंसी बढ़ाना है ना, यहाँ पे एक्साइटेशन इस वजह से हो रहा है। क्लियर हो गया? तो अब इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, जो आप लोगों ने बनाया अभी, जो हमने दिया था ये वाला, क्या बहुत आराम से बन जाएगा। SO2 में क्या गया? p पाई भी और p पाई d पाई भी। ClO4 माइनस p पाई d पाई। CO2 p पाई p। SO3 p पाई और p पाई d पाई। अब बच रहा Re2Cl8 डबल माइनस। सोचो सोचो। Re2Cl8 डबल माइनस। याद आया? 4 बॉन्ड इसमें होते हैं, पढ़ा है? क्वाड्रपल, अभी तो उस दिन करवा रहे। कब करवाए थे? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्वाड्रपल बॉन्ड। 5 बॉन्ड भी होते हैं, 6 भी बॉन्ड होते हैं, हेक्स ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है, वो भी होते हैं। और आगे जाकर के 6 बॉन्ड वाले एग्जाम्पल में 5 बॉन्ड आ जाते हैं, जो हमें पढ़ना डेल्टा तक थोड़ा बहुत देखना चाहिए। Cl 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 Cl, और ऋनियम के बाहर में ऋनियम 7b ग्रुप का एलिमेंट है, तो आपके कितने बॉन्ड्स बन सकते थे? 7। लेकिन यहां पे ऋनियम ने कितना बनाया? 8 बनाया। 8 बनाया, इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा बनाया, इसी के कारण इस पूरे पर कितना माइनस आया? आपको समझ में आ गया? 7 से एक एक्स्ट्रा 8। अब सोचिए, सिग्मा तो 2 एटम के बीच एक ही बन सकता है, तो पहला वाला भाई साहब क्या है? अब आइए, 2 एटम के बीच 2 ही पाई बन सकता है, तो 2 वाला 2 क्या है? लास्ट वाला क्या है? डेल्टा। अब जो आपके पास पाई है, आराम से सोचिए, वो कौन वाले पाई होंगे? दिमाग लगाओ। दोनों? आराम से सोचो। मेरा यही ना क्वेश्चन था कि इसमें पी पाई है या पी पाई डी पाई है या डी पाई है, या तीनों है या 2 है? क्या तीनों तो है नहीं, क्योंकि 3 पाई भी नहीं है, एक डेल्टा बॉन्ड है यहां। पहले आप अच्छा क्वेश्चन पूछते थे, अब क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिए। घर जाने का फायदा है ये सब ना। बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते थे, धीरे धीरे क्वेश्चन तो पूछना बंद करिए, छोड़िए, क्लास भी करना बंद कर दिए बहुत सारे लोग। ऐसे ही होता, कंपटीशन में बने रहना इतना इजी नहीं। हाँ बताइए। डी पाई देखो, अप्रोच लगाओ कैसे। सिग्मा कितने हैं? 1 या 5? 5। ऋनियम 7b ग्रुप का है ना दोस्त, आराम से सोचो, ऋनियम कहाँ का है? सब पढ़ाया, बहुत डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन करवाया।
सोचो NH2 N-1D5 और सब अनपेयर्ड हो जाएगा, तो एक बचेगा NH1 N-1D5 और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से और आएगा, माइनस लगाए हो ना, तभी तो वो एक्स्ट्रा एक बॉन्ड आया। तो जरा सोचो +1 हो जाएगा यहाँ, तो एक ऑर्बिटल तुम्हारा S है, ध्यान से है। अब तुम्हारे पास P भी है कि P है नहीं है, वो भले इसमें नहीं दिखाया हुआ बट P भी है। जैसे ऐसे सोचो ना Mn लिखोगे तो Mn25 इसी के ग्रुप का है, तो यहाँ पे दिमाग लगाओ क्या लिखोगे 4s2 3d5, तो क्या P है या नहीं है? कहाँ 4p बॉन्ड बनाया है? बॉन्ड नहीं बनाया। बॉन्ड में 4p बनाया है या नहीं बनाया? बॉन्ड किस किस से बनाया? S से और किस से बनाया? D से बनाया। इसीलिए आप अगर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे जल्दबाजी में sp3d, सब गड़बड़ हो जाए। तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से सीखने के लिए थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंतजार कीजिए। किसका? क्योंकि वहां पर जाकर के आपको समझ में आएगा कि Cl किस तरीके से अटैच हुआ रीनियम से। क्योंकि अगर आप अभी यहां पर अप्रोच लगाएंगे तो अप्रोच आपका क्या कह रहा है, P के बिना हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ? क्या यही अप्रोच लग रहा है ना, P के बिना हाइब्रिडाइजेशन? तो आपको अभी क्या लग रहा है कि P इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? P इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन एक्चुअली P इन्वॉल्व हुआ है, यही पॉइंट। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे। लेकिन फिर भी पाई का आंसर तो आप बना सकते हैं, पाई का आंसर आप बना सकते हैं। कैसे? रीनियम के पास जो दो रीनियम ने पाई बनाया है, ये दोनों डी पाई है। क्योंकि अगर आप सिग्मा को देखें तो 4 और 1 5 सिग्मा बन रहा है। हमने बोला P लग रहा है इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट इन्वॉल्व हुआ है, वो सिग्मा बनाने में इन्वॉल्व हुआ है। 3p 1s और 1d सिग्मा में इन्वॉल्व हुआ। P का वैकेंट 3p 1s और 1d इन्वॉल्व हुआ। एक्चुअली जो वैकेंट है वहां Cl- कोऑर्डिनेट करता है, लिगैंड। तो इस वजह से अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट आप ये समझ लो बस कि PS 3p 5 सिग्मा है, तो 3p 1s और 1d किस में चला गया? तो इसका मतलब जो पाई बना वो कैसे बना? कैसे बना? एक पाई बना है डी पाई और दूसरा भी पाई बना है डी पाई। कौन सा डी? 3d की 4d की 5d? 5d। 5d पाई 5d पाई। आ गया समझ में? तो वैलेंस बॉन्ड थियरी समाप्त। तो रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ये वाले एग्जांपल का आंसर क्या होगा? सोच के दिया जाता है। कौन वाला एग्जाम? PD SO2 2p by अगले दिन सोच के आइए। PD सही गलत होता है। क्या? PD पीडी ओवरलैप। असाइनमेंट नहीं मिला ना? अरे यार, एग्जाम्पल बनाना बहुत जरूरी है। एक काम करो, बुक से वैलेंस बॉन्ड थियरी बना लो। वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाँ वैलेंस बॉन्ड थियरी है ना, उसमें टॉपिक है, आप वैलेंस बॉन्ड थियरी उससे बना जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? नया टॉपिक हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या पढ़ोगे? छोड़ दो। हाइब्रिडेशन क्या करोगे पढ़ के? हाँ? ठीक है, चलो अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिडेशन। आप बुक से क्या बना के आएंगे? वैलेंस बॉन्ड थियरी पूरा बना के, फिर असाइनमेंट मिल जाएगा तो असाइनमेंट से करना, ठीक है? और वीडियो भेज दें, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, चलिए आज वीडियो दोनों क्लास वाला हम ये और वो कंबाइन करके एक साथ हम रिलीज करवा, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट।